हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिपल ई टेक सोल्यूशन में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ UJVNL 2016-17 इलेक्ट्रिकल जेई का पेपर का पार्ट सेकंड। इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख लीजिए। यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 50 से 100 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। Where is the processing action that take place in computer most commonly done? कंप्यूटर में प्रोसेसिंग क्रियाएं कहाँ संपन्न होती हैं? तो देखिए, जो कंप्यूटर होता है, जो CPU है, इसे कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं और एक चिप के फॉर्म में होता है। और जो भी इंस्ट्रक्शन और डेटा प्रोसेसिंग करना होता है और डेटा प्रोसेस करके जो भी रिजल्ट्स देता है वो हमें CPU प्रोवाइड कराता है। यहाँ पे देखिए, CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है ALU जो होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। इसमें जो भी अर्थमेटिक और लॉजिकल फंक्शंस होता है, जैसे प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीपल हो गया, डिवाइड है, कंपैरिजन है, ये सारे ALU में फॉर्म होता है। और दूसरा पार्ट होता है इसका CU कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो भी कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं उन सबको कंट्रोल करने का काम करता है। इसलिए इसकी तुलना इंसान के दिमाग से की जाती है। जैसे इंसान का दिमाग सारे मतलब ऑपरेशंस भी करता है और पूरी बॉडी को कंट्रोल भी करता है, ऐसे ही कंप्यूटर में जो CPU होता है वो पूरे कंप्यूटर को रेगुलेट करता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। मोटर यूज्ड इन सीलिंग फैन, छत के पंखे में प्रयुक्त मोटर। तो देखिए, जो सबसे पहले जो छत का पंखा होता है उसमें वो होती है सिंगल फेस मोटर। अब सिंगल फेस मोटर को सेल्फ स्टार्ट तो होती नहीं है, तो इसे सेल्फ स्टार्ट करने के लिए इसे एक ऑक्सिलरी वाइंड कनेक्ट की जाती है। तो यहाँ पे उस ऑक्सिलरी वाइंडिंग में हम परमानेंट मोटर कनेक्ट करेंगे जो इसे स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड कराएगा। और एक बार ये स्टार्ट हो गया तो फिर इसे कट ऑफ नहीं किया जाता, ये परमानेंट ही पूरे ऑपरेशन के दौरान मोटर में लगा रहता है। तो अब चलते अगले क्वेश्चन पे। मूविंग आयरन टाइप मीटर आर यूज्ड फॉर। तो मूविंग आयरन टाइप मीटर का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, जो सबसे पहले जो मूविंग आयरन का सिंबल होता है वो ये होता है। मूविंग आयरन जो मीटर होता है वो दो टाइप के होते हैं, अट्रैक्शन और रिपल्सन टाइप। और जो इसमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है वो होता है I² DL/d थीटा। मीन्स जो इसका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I² के। और इससे ही जो इसका स्केल है ये स्केल हो जाता है इसका नॉन लीनियर होता है। ये RMS वैल्यू को मेज़र करता है, RMS वैल्यू मेज़र करेगा। और इसमें एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज़ होती है। और ये AC और DC दोनों को मेज़र करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, टू मेज़र AC एंड DC बोथ। फ्रॉम द फॉलोइंग विच मटीरियल हैज़ एक्सट्रीमली लार्ज रेजिस्टेंस। तो देखिए, यहाँ पे हमें बताना है कि इनमें से कौन सा
मटेरियल है जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है? वो चलिए देखते हैं। सब जो कंडक्टर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करने के काम आता है, तो इनका रेजिस्टेंस सबसे कम होता है। और जो इंसुलेटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं, मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है इनका, तो इनका रेजिस्टेंस हो जाता है सबसे ज़्यादा। और इनके बीच में होता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस कंडक्टर से ज़्यादा और इंसुलेटर से कम होता है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हो जाएगा इंसुलेटर का। स्टैटिक एरर बॉन्ड ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इम्प्लाइज दैट, एक उपकरण में जो स्थिर त्रुटि बंधन का तात्पर्य होता है वो होता है एरर कॉज्ड व्हेन द पेन इज स्टॉप्ड एट द सेम डिफ्लेक्शन, मतलब पेन उसी विक्षेपण पर रोकने की त्रुटि होती है। ऑप्शन सी। फॉर इलेक्ट्रिकल वायरिंग विच रूल शुड बी यूज्ड, देखिए जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है उसके लिए हम कौन सा नियम यूज़ करते हैं, तो वो ये होता है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956। और जो एक्ट होता है वो होता है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910। फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट ए एन, मतलब ये जो सिंबल होता है वो कौन किसको किसको दिखा रहा है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 देखिए, ये जो इशाकी डायोड है इसका सिंबल होता है ये हमारा इशाकी डायोड है। फिर जो ट्रायक होता है, ट्रायक होता हमारा ये गेट हो गया, ये मेन टर्मिनल 1 हो गया, ये मेन टर्मिनल 2 हो गया। और जो गन डायोड है, गन डायोड का सिंबल होता है ये होता है हमारा गन डायोड का। लेकिन ये जो हमें सिंबल दिखाया गया है ये है वैरेक्टर का। अब जैसे कि इसके सिंबल में यहाँ पे दिखाया है वेरिएबल कैपेसिटर, ये देखिए, तो जो वैरेक्टर डायोड होता है इसको हम वेरिएबल कैपेसिटर डायोड भी कहते हैं। जो इसका कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस वो निर्भर करता है एक्सटर्नल रिवर्स वोल्टेज पर। मतलब अगर हम एक्सटर्नल रिवर्स वोल्टेज को कम ज़्यादा करते हैं तो इसका कैपेसिटेंस भी कम ज़्यादा होता रहता है, इसलिए इसे वैरेक्टर डायोड कहते हैं। SMPS वर्क ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी रेंज, जो SMPS होता है उसे किस फ्रिक्वेंसी रेंज में उपयोग किया जाता है, तो देखिए सबसे पहले SMPS होता क्या है। SMPS होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। तो सबसे पहले जो स्विच मोड पावर सप्लाई होता है इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो होती है फ्रॉम 50 हर्ट्ज़ टू 1 मेगाहर्ट्ज़। यहाँ पे 20 किलो हर्ट्ज़ था शायद, टाइपिंग मिस्टेक। ये 20 किलो हर्ट्ज़ टू 1 मेगाहर्ट्ज़ के रेंज तक होता है। और देखिए जो स्विच मोड पावर सप्लाई होता है ये होता है एज ए कन्वर्टर होता है, जिसमें मतलब हाई फ्रिक्वेंसी पे ऑन ऑफ करने के लिए स्विच होता है, तो ये एक हाई फ्रिक्वेंसी स्विच की तरह काम करता है। व्हेन बैटरी इज़ नॉट बीइंग यूज्ड देन बैटरी शुड बी पुट ऑन, जब कोई बैटरी उपयोग में नहीं ली जा रही हो तो बैटरी को कर देना चाहिए। तो देखिए जब हम किसी बैटरी को चार्ज करके छोड़ देते हैं, मतलब उसमें कोई लोड कनेक्ट नहीं किया हुआ है, तो उसे ट्रिकल चार्ज करते हैं। अब देखिए ट्रिकल चार्ज में होता क्या है कि देखिए अगर हमने किसी बैटरी को चार्ज करके रख दिया है, लेकिन जो बैटरी के जो इंटरनल लॉसेस होते हैं या फिर इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, तो इसमें कुछ ड्रॉप्स होते रहते हैं जिसे हम सेल्फ डिस्चार्जिंग कहते हैं।
तो जो सेल्फ डिस्चार्जिंग से कुछ जो लॉस होता है उसके वोल्टेज में, उतना ही वोल्टेज उसके चार्जिंग पे फेड करने को ही ट्रिकल चार्ज कहते हैं। मतलब हम उतना ही उसे फेड उतनी ही चार्ज करते रहेंगे जितना कि वो खुद से डिस्चार्ज हो रहा है। रेशियो ऑफ टिन एंड लेड इन फाइन सोल्डरिंग। तो देखिए सबसे पहले सोल्डरिंग में होता क्या है, यहाँ पे देखिए हमारे पास दो वायर दी हुई हैं। हो सकता है कि ये सेम मटेरियल की हो या हो सकता है ये डिफरेंट मटेरियल की हो। अब इनको हमें हीट ट्रीटमेंट से हमें चिपकाना है, लेकिन वो होता है वो किसी हम तीसरे एलिमेंट का यूज़ करते हैं। इस तीसरे एलिमेंट को हम फिलर कहते हैं, फिलर और सोल्डर मटेरियल कह सकते हैं हम इसे। तो ये हम कोई तीसरा मटेरियल यूज़ करते हैं, और जो फाइन सोल्डरिंग होती है उसमें हम यूज़ करते हैं टिन और लेड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इसका परसेंटेज होगा 60% ऑफ टिन एंड 40% ऑफ लेड। ट्रांसफार्मर कोर आर लेमिनेटेड इन ऑर्डर टू। देखिए ट्रांसफार्मर की कोर जो लेमिनेट करते हैं वो करते हैं हम एडी करंट लॉस को कम करने के लिए, और एडी करंट लॉस को कम से कम करने के लिए जो इसकी जो लेमिनेशन प्लेट होती है वो थिन होनी चाहिए। और जब हम ट्रांसफार्मर के जो कोर होता है उसमें सिलिकॉन स्टील यूज़ करते हैं, सिलिकॉन स्टील का यूज़ करते हैं हम हिस्टैरिसीस एरर को कम करने के लिए, हिस्टैरिसीस एरर। तो यहाँ पे मिनिमाइज एडी करंट लॉस राइट होगा। इन ट्रांजिस्टर इफ़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इज़ 0.9 देन वैल्यू ऑफ बीटा इज़। तो एक ट्रांजिस्टर में अगर अल्फ़ा की वैल्यू 0.9 दी है तो बीटा की वैल्यू होगी। तो देखिए जो बीटा होता है वो होता है अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। ये हो जाएगा 0.9 1 माइनस 0.9, तो ये हो जाएगा 0.9 अपॉन 0.1, आंसर 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इन इलेक्ट्रिक सर्किट पावर इज़ इक्वल्स टू। तो देखिए जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है उसके पावर के लिए फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू आई, या आई स्क्वायर आर, या फिर V स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ पे केवल ऑप्शन ए राइट है। इन डीसी जनरेटर कम्यूटेटर इज़ यूज्ड फॉर। अब देखिए जो डीसी जनरेटर होता है उसमें कम्यूटेटर का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका कंस्ट्रक्शन समझते हैं। देखिए जो हमें यहाँ पे कम्यूटेटर दिखाया गया है ये बना होता है हार्ड ड्रॉन कॉपर का, हार्ड ड्रॉन कॉपर। देखिए ये बेसिकली होता है एक मैकेनिकल रेक्टिफायर जो एसी टू डीसी, एसी को डीसी में और डीसी को एसी में बदल देता है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे हमें दिया हुआ है, ये है एक जनरेटर का केस जो हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है, ये एक जनरेटर है। तो अब जैसे कि हम जानते हैं कि जनरेटर में हम मैकेनिकल एनर्जी देते हैं और आउटपुट में हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए होती है। लेकिन अब आपको पता है कि जो भी मशीन होती है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूज़ होता है, इंडक्शन प्रिंसिपल पर ये वर्क करेंगी। तो जो इंडक्शन के थ्रू जो हमें करंट मिलती है ये होगी यहाँ पे, ये जनरेट यहाँ पे होगी एसी। अब हमें डीसी जनरेटर के केस में आउटपुट डीसी चाहिए होती है, तो हम इसके बाद यहाँ पे एक कम्यूटेटर लगा देते हैं जो इस एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा कि डीसी के केस में जो कम्यूटेटर होता है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है ताकि हमें आउटपुट पर डीसी मिल जाए। कूलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर इज़ डन बाय। ट्रांसफार्मर की कूलिंग किसके द्वारा की जाती है? तो देखिए जो ट्रांसफार्मर की कूलिंग होती है जब ये मतलब कॉन्स्टेंटली वर्क करता रहता है तो जो इसका टेम्परेचर हाई हो जाता है
इससे इसका इंसुलेशन ब्रेक ना हो जाए। इंसुलेशन ब्रेक, अब इंसुलेशन ब्रेक हो जाएगा तो इसकी जो वाइंडिंग होगी वो शॉर्ट सर्किट हो जाएंगी, तो इसकी वाइंडिंग जल सकती हैं या ट्रांसफार्मर भी जल सकता है। इसलिए इसमें कूलिंग प्रोवाइड की जाती है। तो इसकी कूलिंग मेथड है नेचुरल कूलिंग, ऑयल इम्प्रेस्ड वाटर कूलिंग। तो ये सभी यहाँ पे इसके कूलिंग मेथड्स हैं। ऑप्शन डी राइट है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस। देखिए यहाँ पे SCRB करंट कंट्रोल डिवाइस है, BJT करंट कंट्रोल डिवाइस है और UJT भी करंट कंट्रोल डिवाइस है। तो यहाँ पे सिर्फ FET ही वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। द रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड फ्लक्स इज। स्पीड और फ्लक्स के बीच संबंध होता है। देखिए जो स्पीड और फ्लक्स होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ऑप्शन बी। ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ लेड एसिड सेल को चार्ज करने के दौरान, तो देखिए जो लेड एसिड सेल होता है इसकी जो पूरे डिस्चार्ज होने की कंडीशन में वोल्टेज होती है 0.8 वोल्ट, और चार्जिंग में ये 1.8 से 2.1 हो जाती है वोल्ट, मतलब इसकी वोल्टेज इंक्रीज़ होती है। और जब ये पूरा चार्ज हो जाता है तो इसकी वोल्टेज होती है 2.1। जो इसका इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो भी बढ़ती है। और देखिए जो इसकी पॉजिटिव प्लेट होती है ना, ये पूरी चार्जिंग कंडीशन में डार्क ब्राउन होती है, लेकिन जो नेगेटिव होती है ये होती है ग्रे। ये इसकी चार्जिंग प्रोसीजर में हो जाएगा। और जब ये जो नेगेटिव प्लेट पूरी डिस्चार्ज हो जाएगी तब ये वाइट हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम किसी बैटरी को चार्ज करते हैं तो उसकी जो वोल्टेज होगी वो बढ़ेगी। द करंट आई इन द सर्किट इज़। तो देखिए ये हमें एक सर्किट दिया हुआ है, यहाँ पे हमें एक करंट निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है और इसके पैरेलल में डायरेक्ट एक करंट सोर्स दिया हुआ है। तो जब ऐसी कंडीशन में जब वोल्टेज सोर्स के डायरेक्ट पैरेलल में एक करंट सोर्स दिया हुआ हो तो ये जो करंट सोर्स होता है इसका इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है। ख़त्म होने का रीज़न ये है कि देखिए अगर हम सुपरपोजिशन थ्योरम के अकॉर्डिंग पहले हम अगर 1 एम्पियर के अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे ये शॉर्ट हो जाएगा और ये पूरी करंट यहीं से फ्लो हो जाएगी। इसका मतलब इसका कोई रोल नहीं होता। तो यहाँ पे जो आई हो जाएगा वो 1 वोल्ट अपॉन 1, तो यहाँ पे 1 एम्पियर हो जाएगा। तो ये ए ऑप्शन। व्हाट आर द 3 बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़। जो 3 बुनियादी विद्युत मात्राएं होती है वो कौन सी हैं। तो देखिए वो है हमारी वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल डिपेंड्स। जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है वो निर्भर करता है। तो देखिए जो आंतरिक प्रतिरोध है वो इलेक्ट्रोलाइट की प्रकृति पर भी निर्भर करेगा और प्लेटों के बीच के सेपरेशन पर भी निर्भर करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। यूपीएस का कौन सा भाग एसी पावर को डीसी पावर में बदलता है। तो देखिए यूपीएस होता है वो होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अब देखिए यूपीएस का काम क्या होता है। जब हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो अब हम यूपीएस का काम करते हैं। ये यूपीएस इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करता है, मतलब ये करेगा चार्ज को स्टोर। अब ये जो चार्ज को स्टोर करेगा ये करेगा डीसी के फॉर्म में, क्योंकि एसी के फॉर्म में एसी को हम स्टोर नहीं कर सकते। तो अब डीसी को हमें स्टोर करना है तो सबसे पहले जो हम इसे अल्टरनेटिंग करंट देते हैं उसे डीसी में कन्वर्ट करना होगा। तो इस एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए इसमें रेक्टिफायर लगाया होता है, ऑप्शन सी।
3 amplifier circuit are connected in series. The voltage gain of each is 5. What is the final voltage amplification? देखिए 3 प्रवर्धक एक सर्किट में सीरीज़ में कनेक्ट हैं और प्रत्येक का जो वोल्टेज गेन है वो 5 है, तो अंतिम वोल्टेज एम्पलीफिकेशन कितना होगा? तो देखिए ये सीरीज़ में कनेक्ट है तो हम इसे ऐसे देखते हैं। ये देखिए ये पहला है, ये पहला एम्पलीफायर लगा हुआ है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। ठीक, माना हमने यहाँ से एक इनपुट करा, अब इस पर का गेन कितना है? 5 5 5। तो यहाँ देखिए हम इसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ये पहले का गेन हो गया, फिर ये दूसरे का गेन हो गया और ये फिर तीसरे का गेन हो गया, तो ये हो जाएगा 125। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिव कंपोनेंट्स आर, निम्न में से कौन सा सक्रिय कंपोनेंट है? देखिए जो एक्टिव सोर्स होता है ना, एक्टिव सोर्स, एक्टिव, वो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। और जो पैसिव होता है ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करते, इनमें सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का ड्रॉप होता है। तो यहाँ पे केवल ऑप्शन सी ही एक्टिव सोर्स है, बाकी ये दोनों पैसिव सोर्स हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो जो फेराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है उसको हम डिनोट करते हैं इक्वल्स टू एन डी फाई बाय डी टी। इसे हम लिखते हैं फ्लक्स परिवर्तन की दर, तो इसे हम एन डी आई बाय डी टी भी लिख सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। डीसी सीरीज मोटर इज़ यूज्ड फॉर, जो डीसी सीरीज मोटर होता है उसका यूज़ करते हैं। जो देखिए डीसी सीरीज मोटर होता है ना, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है ये होता है एक हाई स्टार्टिंग टॉर्क और वेरिएबल स्पीड मोटर है एक। ये नो लोड पे डेंजरसली हाई स्पीड गेन कर लेती है, डेंजरसली हाई स्पीड, इसलिए हम इसे कभी भी नो लोड पर वर्क नहीं कराएंगे क्योंकि ये डेंजरसली हाई स्पीड गेन कर लेगी। अब जैसे जैसे हम इसका लोड बढ़ाएंगे तो इसकी स्पीड घटती जाएगी। और इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक कि ये हाई स्टार्टिंग टॉर्क पे और वेरिएबल स्पीड पे काम करता है, इसलिए इसका यूज़ हम क्रेन में, ट्रैक्शन में यूज़ करते हैं इसे। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी राइट होगा, वेरिएबल स्पीड की वजह से इसे वर्क कराता है। अप्लाइड फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, देखिए जो करंट का फार्मूला होता है इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, तो इसे क्यू इक्वल्स टू आई टी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा करंट इनटू टाइम, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए द फॉलोइंग सर्किट द वैल्यू ऑफ करंट विल बी, तो यहाँ पे हमें एक सर्किट दिया हुआ है, यहाँ पे हमें करंट निकालना है। तो देखिए यहाँ पे सारे वोल्टेज सोर्स सीरीज़ में कनेक्ट हैं और सबकी पोलैरिटी भी सेम है, तो यहाँ पे हम इसकी वोल्टेज को जोड़ देंगे। अब हमारे पास n वोल्टेज सोर्स हैं, तो इनकी जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा वो n ही हो जाएगा। और सारे रेजिस्टेंस, सबके रेजिस्टेंस आर आर दिया हुआ है, तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट एन आर हो जाएगा। अब जो हम आई होता है जो वो होता है वी अपॉन आर, और वी दिया हुआ है हमें एन ई, आर दिया हुआ है एन आर प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सूटेबल है। इन परफॉर्मिंग द शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर का जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है उसमें क्या होता है? तो ट्रांसफार्मर की शॉर्ट सर्किट टेस्ट हमें बताता है कॉपर लॉस और इम्पीडेंस मेज़र करने के लिए हम बेसिकली शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं। शॉर्ट सर्किट टेस्ट की कंडीशन में हम
LV को शॉर्ट करेंगे, LV साइड को शॉर्ट कर देंगे और HV साइड हमारे अपैरेटस लगेंगे जो हमारा मेज़रमेंट करेंगे, अपैरेटस लग जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा LV साइड इज़ यूजुअली शॉर्ट सर्किटेड। When an SCR is conducting, it has, जब कोई SCR चालन अवस्था में होता है तो उसके पास होता है। देखिए पहले हम SCR को देखते हैं। ये देखिए SCR होता है हमारा 4 लेयर, 1 2, ये देखिए ये हो गया PN PN, ये हो गया एनोड, ये हो गया कैथोड, यहाँ पे हो गया गेट। ये है जंक्शन J1, जंक्शन J2 और जंक्शन J3। अब देखिए जंक्शन को कंडक्टिंग स्टेट में लाने के लिए हमें उसे फॉरवर्ड बायस करना पड़ता है और फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में उसका रेजिस्टेंस लो हो जाता है, इसलिए हमें SCR को चालन अवस्था में लाने के लिए उसका रेजिस्टेंस लो करना होगा। फ्रॉम द फॉलोइंग रीड एंड राइट कैपेबिलिटीज़ आर अवेलेबल इन, निम्न में से किस में पढ़ने और लिखने दोनों क्षमताएं होती हैं। तो देखिए ये जो रैम दिया हुआ है, रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। अब जैसे कि नाम से ही दिया हुआ है रीड ओनली, मतलब जो ये रोम है हमारे पास ये सिर्फ हम रीड कर सकते हैं, इससे हम एडिट या इसमें हम कुछ राइट नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो रैम है इसमें रीड और राइट दोनों कैपेबिलिटी होती है। फॉर्मूला ऑफ पावर गेन इज़, जो शक्ति लाभ का फॉर्मूला है वो बताना है। तो जैसे पावर का फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू I² R, तो ऐसे हम लिखेंगे इसे I² गेन इंटू R गेन। तो ये ऑप्शन C सूटेबल होगा। द चार्ज ऑफ रेजिस्टेंस इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड द, चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिरोध में परिवर्तन को कहते हैं। अब देखिए जैसे AC सर्किट में होता है हमारे पास रेजिस्टेंस, ये जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसे अपोज करता है, ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट में। लेकिन ऐसे ही मैग्नेटिक सर्किट में हमारे पास होता है रिलक्टेंस, जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप को अपोज करता है, तो इसे हम रिलक्टेंस कहेंगे या फिर मैग्नेटो रेजिस्टेंस इफेक्ट कहेंगे। Y इक्वल्स टू A.B बार रिप्रेजेंट, अब देखिए ये दिया हुआ है हमें, अब देखिए ये जो A.B होता है ये होता है एंड गेट, A.B एंड गेट, और इस एंड गेट प्लस नॉट कर देंगे तो इसका आउटपुट हो जाएगा A.B होल बार, और ये गेट होगा हमारे पास नैंड गेट। तो ऑप्शन बी। इन द रिलेशन गिवन बिलो विच रिलेशन इज़ इनकरेक्ट, निम्न में से कौन सा संबंध गलत है। देखिए हम इसे लिखते हैं P इक्वल्स टू V²/R, तो ये भी सही है। P इक्वल्स टू VI सही है। I इक्वल्स टू √P/R सही है, लेकिन ये वाला गलत है। P इक्वल्स टू V²/R लिखते हैं, न कि V/R²। फॉर अ सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर द टाइप ऑफ सपोर्ट यूज्ड, तो देखिए एक संवेदनशील गैल्वेनोमीटर होता है, इसमें कौन सा सपोर्ट यूज़ करते हैं। तो जो संवेदनशील गैल्वेनोमीटर होता है इसमें हम सस्पेंशन या निलंबन या लटका हुआ सपोर्ट कह सकते हैं, वो यूज़ होता है, जो कि हमें इसमें रीडिंग प्रोवाइड करवाता है। द करंट ड्रॉ बाय अ 220 वोल्ट DC मोटर ऑफ आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.5 ओम एंड बैक EMF 200 वोल्ट इज,
देखिए एक 220 वोल्ट डीसी मोटर द्वारा ली गई धारा हमें बतानी है। अगर उसका आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.5 ओम है और बैक ईएमएफ 200 वोल्ट है। अब देखिए इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। ये आर्मेचर है, ये आर्मेचर रेजिस्टेंस हमें दिया है 0.5। अब देखिए मोटर के केस में हमेशा इलेक्ट्रिसिटी बाहर से देता है, तो ये जो टर्मिनल पे वोल्टेज है ये है 220 और जो बैक ईएमएफ जनरेट हो रहा है वो है 200 का। अब देखिए जो बैक ईएमएफ का फॉर्मूला होता है वो होता है EB इक्वल्स टू V माइनस IA तो हम इसे IA इक्वल्स टू V माइनस EB अपॉन RA लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 220 माइनस 200 अपॉन 0.5 और ये हमें मिल जाएगा 40 एम्पियर। यहाँ पे ऑप्शन ए राइट है। What is used to increased range of DC एमीटर? DC एमीटर की रेंज को बढ़ाने के लिए क्या उपयोग करते हैं? अभी देखिए जो एमीटर है इसकी रेंज बढ़ाने के लिए हम एक शंट कनेक्ट करते हैं जो होता है लो रेजिस्टेंस। इसे हम कनेक्ट करेंगे एमीटर के पैरेलल में। और अगर हमें वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ानी होगी तो हम एक मल्टीप्लायर ऐड करेंगे। मल्टीप्लायर ये होता है हाई रेजिस्टेंस और ये हाई रेजिस्टेंस ऐड करेंगे हम सीरीज़ में, जो वोल्ट मीटर के सीरीज़ में लगा होगा। तो हमें यहाँ पे शंट कनेक्ट करना है, ऑप्शन डी। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ वायर वर्क ऑन विच इफ़ेक्ट? जो विद्युत फ्यूज़ तार होता है वो किस इफ़ेक्ट पे वर्क करता है? तो देखिए जो फ्यूज़ होता है वो करता है हीटिंग इफ़ेक्ट पे काम। मतलब जब इस फ्यूज़ से एक्सेसिव करंट फ्लो हो जाएगी तो ये हीटिंग इफ़ेक्ट से मेल्ट हो जाएगा और हमारे जो सर्किट को प्रोटेक्ट कर लेगा। एक 10 kVA 400 वोल्ट 200 वोल्ट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर विद 10% इम्पीडेंस ड्रॉ स्टडी शॉर्ट सर्किट लाइन करंट ऑफ। देखिए हमें यहाँ पे लाइन करंट निकालनी है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे बेस करंट निकालनी होगी। तो आई बेस हो जाएगा हमारा 10 kVA अपॉन 400 वोल्ट। तो इसे सॉल्व करके हमारे पास 25 एम्पियर आ जाएगा। अब शॉर्ट सर्किट जो करंट होती है वो होती है आई बेस इंटू 100 अपॉन परसेंटेज इम्पीडेंस। तो आई बेस दिया हुआ है 25, तो ये है 100 अपॉन परसेंटेज जेड है 10, तो ये आ जाएगा 250 एम्पियर। ऑप्शन सी। स्लीव प्रोवाइड टू वायर और केबल। देखिए जो मतलब वायर और केबल में जो स्लीव्स होता है वो क्यों देते हैं हम? तो देखिए जो बेसिकली जो ये स्लीव होता है ना, ये पीवीसी के बने होते हैं। बेसिकली इन्हें हम केबल्स में मैक्सिमम यूज़ करते हैं जॉइंट्स पे। ये सेफ्टी और इंसुलेशन दोनों प्रोवाइड कराते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट ऑफ लाइट एज डिस्कवर्ड बाय। देखिए जो फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट है लाइट का वो डिस्कवर्ड किया था हर्ट्ज़ ने। नॉर्टन्स थ्योरम इज़ बेस्ड ऑन। नॉर्टन का परिमेय आधारित है। देखिए जो नॉर्टन का परिमेय का इक्विवेलेंट जो सर्किट बनता है उसमें होता है एक करंट सोर्स और एक करंट सोर्स के पैरेलल में लगा होता है एक रेजिस्टेंस। तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंट करंट सोर्स, ऑप्शन डी।
पावर सप्लाई गिवन बाय द बैटरी, बैटरी द्वारा दी गई पावर सप्लाई होती है। देखिए जो बैटरी होता है इसमें चार्ज स्टोर रहता है, और चार्ज हम स्टोर करते हैं डीसी के फॉर्म में, इसलिए जब भी हमें आउटपुट देगा वो भी डीसी के ही फॉर्म में देगा। इन विच सर्कमस्टांस एन आइसोलेटर इज डिज़ाइन टू ओपन ए सर्किट, किस परिस्थिति में हम एक आइसोलेटर का यूज़ करते हुए सर्किट को ओपन करते हैं। देखिए जो आइसोलेटर होता है ये डिज़ाइन किया होता है नो लोड कंडीशन के लिए। नो लोड कंडीशन ये हमारे सर्किट में लोड पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए इसे हम जब ऑन ऑफ करते हैं वो तब ऑन ऑफ करते हैं जब सर्किट में कोई लोड नहीं होता है। तो देखिए सेफ्टी पर्पज़ के लिए माना हम एक सबस्टेशन है, सेफ्टी पर्पज़ के लिए अगर हमें कहीं फॉल्ट डिटेक्शन करना है या फॉल्ट रिमूव करना है तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं सर्किट ब्रेकर को, और हमें डबल सेफ्टी प्रोवाइड कराता है। जब सर्किट ब्रेक हो जाता है उसके बाद हम आइसोलेटर को ओपन कर देते हैं, तो ये उस पार्ट को ही रिमूव कर देता है जहाँ पे फॉल्ट है, इसलिए हम उस पार्ट को इजीली टच कर सकते हैं। लेकिन अब जब हमें इसे रिकनेक्ट करना होता है तो हम सबसे पहले आइसोलेटर को कनेक्ट करेंगे। आइसोलेटर के थ्रू उस पार्ट को पहले सर्किट के साथ जोड़ेंगे और उसके बाद उस सर्किट को ओपन करेंगे। तो जो आइसोलेटर होता है वो नो लोड की कंडीशन के लिए बनाया जाता है। निम्न इन फॉलोइंग सर्किट एन कंटेन्स सोर्स एंड रेजिस्टेंस आई इज गिवन फॉर डिफरेंट वैल्यू आर 1 एम्पियर फॉर आर 2 ओम एंड आई 3/2 एम्पियर फॉर आर 1 ओम, द वैल्यू ऑफ आई व्हेन आर इक्वल्स टू 0। तो देखिए इस एन का मतलब यहाँ पे ये जो एन दिया हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स भी है और एक इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। अब ये कितना है ये हमें नहीं पता। तो देखिए जो पहली कंडीशन दी हुई है ये है आई इक्वल्स टू 1 एम्पियर और आर इक्वल्स टू 2 ओम। ठीक, मतलब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग जो ड्रॉप हो जाएगा ना ये है 2 वोल्ट। मतलब ये 2 वोल्ट कहाँ पे है, इस रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग ये 2 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है। फिर भी हमें अभी ये नहीं पता कि यहाँ पे कितना है। अगर हमें यहाँ पे ड्रॉप पता लग जाए तो इसको और इसको जोड़ के हम निकाल सकते हैं यहाँ का। अब चलते हैं हम दूसरी कंडीशन में। यहाँ पे दिया हुआ है आई 3/2 और आर दिया हुआ है 1। अब देखिए ये 3/2 क्या होता है, ये होता है V/R। अब इसको मैं डायरेक्ट कंपैरिजन करूँ तो आर यहाँ पे 1 है, इसका मतलब यहाँ पे जो 1 होगा ये इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, और इस 3 में से अगर ये 2 ओम तो ये वो वाला है जो ये बाहर आर पे ड्रॉप हो गया। तो ये जो एक वोल्ट है वो इंटरनल सोर्स का होगा। तो इसका मतलब जो हमारे पास इंटरनल ईएमएफ है वो 3 वोल्ट का सोर्स है, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो भी 1 ओम है। तो इसलिए जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा तो करंट हो जाएगी हमारी 3/1 3 एम्पियर। इन RL सीरीज सर्किट फॉर्मूला ऑफ इम्पीडेंस जेड इज। RL जो सीरीज सर्किट है उसकी प्रतिबाधा बतानी है, तो ये हो जाएगा जेड इक्वल्स टू √R² प्लस XL²। और अगर हमें इसका फेज़ एंगल निकालना होगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स XL/R। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आउटपुट ऑफ XOR गेट विल बी हाई व्हेन बोथ इनपुट्स आर। तो देखिए जो XOR गेट है, XOR गेट
इसकी जो आउटपुट होता है ना, ये देखिए, अगर a इक्वल्स टू b है तो y इक्वल्स टू हमेशा होगा 0, और अगर a डज़ नॉट इक्वल्स टू b है तो यहाँ हमेशा हमें 1 मिलेगा, मतलब हाई मिलेगा, जब ये दोनों ही डिफरेंट हैं। और अगर दोनों सेम है तो हमेशा ही हमें लो मिलेगा। तो इसलिए अगर हमें हाई चाहिए तो हमें इसे डिफरेंट इनपुट देनी होंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ लिजाजोस पैटर्न। देखिए, जो CRO है इसमें करंट, रेजिस्टेंस, वोल्टेज हम डायरेक्ट मेज़र कर सकते हैं, लेकिन अगर इस CRO में हमें फ्रीक्वेंसी और फेज़ डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो पहले हमें एक पैटर्न फॉर्म करना होगा। इसे हम बोलेंगे लिजाजोस पैटर्न। अब ये जो लिजाजोस पैटर्न होता है ये फॉर्म होता है हमारे CRT पे। अब ये CRT पे फॉर्म कब होगा? देखिए, जो इसकी वर्टिकल प्लेट है और हॉरिजॉन्टल प्लेट है, हॉरिजॉन्टल प्लेट, जब हम इस पे डिफरेंट फेज शिफ्ट वाली अलग अलग से सप्लाई देंगे तो ये इन डिफरेंट फेज शिफ्ट के अकॉर्डिंग एक पैटर्न फॉर्म करते हैं जिसे हम लिजाजोस पैटर्न कहते हैं, और ये हमें बताता है फ्रीक्वेंसी और फेज डिफरेंस को। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इन आइडियल फ़िल्टर मस्ट हैव, एक आदर्श फ़िल्टर होना चाहिए 0 एटन्यूएशन इन एटन्यूएशन बैंड। तो आज की स्लाइड यहीं तक थी। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, और इसका पहला पार्ट प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। थैंक यू।